हेलो। ठीक है। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। आप सबका स्वागत है आपका अपने पहले लेक्चर पे। तो आप लोगों को मैंने पहले इससे लास्ट वाले लेक्चर में पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया था और वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, उसका आर्किटेक्चर वहाँ पे हम समझा था। लेकिन एक तरह से हमने वहाँ पे ओवरव्यू समझा था, है ना, पूरा कंप्यूटर का नेटवर्किंग क्या होती है और सिलेबस में यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो आई होप आप लोगों ने वाला लेक्चर पूरा देखा होगा और वहाँ पे चीज़ों को जिस तरह से हमने ऑप्टिमाइज़ तरीके से समझा सब कुछ, तो आप लोग इसे समझ पाए होंगे। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कंप्यूटर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है ना। तो आपकी ये पहली क्लास है और यहाँ से आज से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अब यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। मैं एक बार अब देख लेता हूँ इधर, आ, बच्चे सारे कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर। और जैसा कि पता है आपका इस सब्जेक्ट का नाम है आईटी सिस्टम। क्या नाम है? आईटी सिस्टम, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा था, कंप्यूटर के बारे में समझा था। और इसको पहले मैं एक बार सिलेबस और डिस्कस करा देता हूँ। ये वाला पहला चैप्टर हम लोग क्या करने हैं, स्टार्ट करने वाले हैं आज से अपना पहला चैप्टर। ठीक है। हाँ, तो पहले चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। इसका मेनली जो यूज है आपका पूरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन से बोल सकते हैं कि इसमें पूरा आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट ही आपके पास आने वाला है। थ्योरी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसमें जो सीपीयू है उसका आर्किटेक्चर आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे और भी जितनी चीज़ें हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनके बारे में तो हम लोग ऐसे समझेंगे, ओवरली समझेंगे। लेकिन इनमें समझना क्या है कि कीबोर्ड आपको पता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इसके बारे में आपको पता है। लेकिन ये किस तरह से वर्क करता है, कौन से डिवाइस के अंतर्गत आता है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में बात होगी वो आपका कंप्यूटर है, किस तरह से सीपीयू वर्क करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें सारी चीज़ें क्या है इंटू थ्योरी पार्ट में पूरा होने वाला है। ठीक है। जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी, कौन से जनरेशन पे कौन सा कंप्यूटर आया और उसमें क्या ऐसे कौन से डिवाइसेस आए, कौन से सर्किट्स आए कि इसमें इसे मेजर चेंज हुआ कंप्यूटर की जनरेशन में। आप लोग देखते हैं एक जनरेशन के अकॉर्डिंग बदलता चला जा रहा है उस जनरेशन पे। आप लोगों ने मानव भी इतिहास पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी देखते होंगे जनरेशन वाइज किस तरह से चेंजेस आए हैं। सेम ऐसे ही कंप्यूटर की दुनिया में मल्टीपल चेंजेस हुए हैं, है ना। तो सारी चीज़ें भी इसमें जनरेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूरे, लेकिन थ्योरी कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पूरा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए और सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, यूएसबी। तो मतलब एक तरह से ये क्या है, पूरा इंट्रोडक्शन है किस तरह से कंपोनेंट है। और इसमें जो मेन चीज़ है आपका, जो सबसे ज़्यादा मेन है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, आई थिंक सीपीयू। ठीक है, सीपीयू, इसका आर्किटेक्चर इससे समझ सकते हैं। और कंप्यूटर का मैं आर्किटेक्चर वैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे लास्ट लेक्चर पे, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। तो पूरा चैप्टर आपका पहला यूनिट है और यहाँ से हम लोग अपना इस लेक्चर से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर पे पहला चैप्टर आपका फिनिश कर दूंगा मैं। और आपको इसका नोट्स सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। जो पूरा इसका जो अभी पीडीएफ होगा, पीडीएफ मतलब नोट्स होगा, वो आपको हिंदी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली वो 70 to 80% यूपी बोर्ड से हिंदी माध्यम से होते हैं, हिंदी माध्यम से। तो इन सबको हमें ध्यान पे रख के चलना है। और प्लस जो भी अदर स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के, उन्हें भी हम कवर करेंगे। हालांकि जो कंप्यूटर है ये मेनली पूरा इंग्लिश में ही होता है, तो लेकिन हमें सबको लेके चलना है, तो आपके लिए दोनों लैंग्वेज में ही पूरा ये लिए पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। ठीक है ना, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। तभी मैं जो आपको समझाऊंगा, जो टॉपिक समझाऊंगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, वो सॉरी हिंदी में ही रहेगा। मैं हिंदी से आपको सारी चीज़ समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। और देन आफ्टर जो इसका पीडीएफ या नोट्स जो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वो इंग्लिश में मिलेंगी, और मतलब हिंदी वाले के लिए तो हिंदी में रहेंगी। लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो दोनों कॉमन रहेंगे आप में। ठीक है ना, चाहे हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में, जो टेक्निकल वर्ड है वो इंग्लिश में ही रहेंगे आपको, वो आपके लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग हिंदी में देखेंगे जो टेक्निकल वर्ड है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे वर्ड हैं आप लोग लगेगा भी नहीं, समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये हिंदी में इसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में हमको बेटर समझ में आएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं अपना। ये पूरा सिलेबस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको समझा देता हूँ कंप्यूटर का। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कंप्यूटर को पूरा समझाया था, और इसमें भी थोड़ा सा हम लेके चलते हैं स्टार्टिंग के। तो
ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है वो आया क्यों, क्या इसका यूज है। अब यहाँ पे देखते होंगे जो भी ह्यूमन है वो मशीन क्यों बना रहे हैं। अब इतने जो ह्यूमंस हैं अदर वो काम कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मशीन क्यों बन रही है, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है उनके काम को आसान बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मल्टीपल मशीनें बनती जा रही हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, समझ पा रहे हैं ना। तो सेम वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर को भी अपने कुछ वर्क या फिर जो भी प्रोसेसिंग है या फिर जो भी हम काम को इजी करने के लिए या फिर मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसलिए बनाया गया था। लेकिन पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका जो साइज़ था काफ़ी बड़ा था। उसके बाद देन आफ्टर जो जनरेशन है उसमें थोड़ा साइज़ थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और आज के टाइम में क्या होगा, हमारा AI जनरेशन आ चुका है। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर था, कंप्यूटर से किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, तो हम हैं, आप हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्लाइंट साइड। क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मेनली ये हो गए क्लाइंट साइड, साइड बोल दो, साइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट साइड हो गया, इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, यूजर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूजर्स बोल सकते हैं। इन्हें ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रामर बोल सकते हैं, प्रोग्रामर्स, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें कुछ कंप्यूटर का यूज करना है। क्या करना है, कंप्यूटर का यूज करना है। क्या करने के लिए, अपने काम को कुछ या फिर कुछ जो भी कैलकुलेशन है उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इन्हें ही सबको, तो ये हमारे इनका क्या पूरा कलेक्शन हो गया है। इन्हें क्या करना है, कंप्यूटर का यूज करना है। कंप्यूटर हमारा क्या है, यहाँ पे आप लोग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब जब कंप्यूटर से ये लोग क्या करते हैं, कुछ काम कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले किससे होकर गुजरते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से होकर गुजरते हैं। किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम। किससे होकर गुजरते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, OS बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, OS। जो भी क्लाइंट हैं, हम आप जो भी क्लाइंट साइड के लोग हैं, यूजर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो कंप्यूटर से कुछ भी काम कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो उन्हें गुजरना पड़ता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग, जैसे कि अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप देखते होंगे, आपने खोला उसे, ऑन किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो सबसे पहले जो आपको शो होगी वो एक विंडो के फॉर्म में, डिस्प्ले के फॉर्म में, सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम हम मल्टीपल तरह से दे सकते हैं। क्या क्या, हालांकि आपको पता होगा, पहले भी मैंने अक्सर डिस्कस किया था, हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग आगे इसमें पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना एक सब्जेक्ट है पूरा पूरा, लेकिन हमें पूरा उसके डिटेल में नहीं जाना है, बस यहाँ पे ये समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रियल में होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है, जो आप लोग रियर, मतलब कि रेयर केस में क्या है कि मोस्टली जो सबसे ज़्यादा 80% जो मार्केट कवर किया हुआ है, 80% जो मार्केट कवर किया है वो किसने, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ने कवर किया है, विंडो ने। कौन सा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ने, सिस्टम में क्या किया हुआ है, 80% मार्केट पूरा कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल सबके पास जो होता है वो होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सेकंड टाइप में जिनके पास मैकबुक है, एप्पल के लैपटॉप है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी सिस्टम है, उन पे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। उससे क्या बोलते हैं, मैक, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे लैपटॉप की बात कर ली हमने। अब दो तरह से आप लोग, आपके पास लैपटॉप होंगे, सिस्टम होंगे, कंप्यूटर होंगे, या तो उसमें विंडो इंस्टॉल होगा या फिर क्या होगा, मैक, ठीक है ना। तो इन्हें बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के संभव, मतलब लैपटॉप को क्या ही करेंगे आप लोग, तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से गुजरना पड़ता है, फिर उसके देन आफ्टर, उसके बाद आप क्या इससे कुछ ना कुछ काम करवा सकते हैं। किस बेस पे, इसे कुछ कमांड देंगे, कहाँ से, इनपुट डिवाइस से, कहाँ से, इनपुट डिवाइस से, सो कहाँ पे होगा, आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे हमारे टाइप आ सकते हैं। और आप लोग एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़ करते हैं, कौन सा, जो आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, मल्टीपल। अब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे के पास आज के टाइम पे फ़ोन नहीं होगा, हाँ, आई थिंक सबके पास ही होगा। तो यहाँ पे जो
ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर जो यूज किया जाता है, मुझे लगता है सबको पता है, पहले से पता होगा कौन सा, यहाँ पे आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हो गया, दूसरा मैकबुक हो गया, तीसरा हमारे एंड्रॉयड। तो सबसे पहले जो यूजर हैं, जो भी क्लाइंट है, जो प्रोग्रामर्स हैं, हम और आप हैं, वो कुछ इंटरेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम से होकर गुजरते हैं। फिर ये एक लेयर टाइप का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं, मल्टीपल। इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं कि भाई विंडो हो गया, और मैकबुक भी हो सकता है, एंड्रॉयड भी हो सकता है, ठीक नहीं, कोई सा भी हो सकता है। देन आफ्टर इससे हम कुछ काम करवाते हैं, किससे, कंप्यूटर से। कंप्यूटर से कैसे काम करवाएंगे भाई, ये आपका कंप्यूटर है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पूरे थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर हो गया, ये आपका क्लाइंट साइट हो गया, उधर कंप्यूटर हो गया, बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब जो ये कंप्यूटर है, ये जो आपका कंप्यूटर है, यहाँ से आप लोग समझ गए, यूजर है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आया और वहाँ पे हमारा कंप्यूटर है। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर है आपका, ध्यान से समझना आप लोग, है ना। ये आपका जो आपका कंप्यूटर है, इससे हम कुछ काम करवाना चाहते हैं। ये आप उसके आगे से देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आगे कंप्यूटर के पास, इस कंप्यूटर से हम लोग काम कराना चाहते हो, तो इसे कुछ कमांड देंगे। क्या देंगे, कमांड देंगे। क्या देंगे, कमांड्स देंगे। इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक ऑर्डर में हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, किससे, कुछ डिवाइसेस की हेल्प से। कौन से, कुछ डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, उनकी हेल्प से। किनके हेल्प से, ठीक है। अब ये डिवाइसेस क्या बोलते हैं, इन डिवाइसेस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इन्हें क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ कमांड देंगे। कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं हम कंप्यूटर से, तो हम किनकी हेल्प लेंगे, इनपुट डिवाइसेस की। मतलब कुछ डिवाइसेस की हेल्प लेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कमांड देंगे। हमारे पास इनपुट डिवाइस हो क्या सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम कुछ भी अंदर इस सिस्टम के अंदर पहुंचाते हैं, वो हमारे इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। जैसे कि आपका क्या होगा, कीबोर्ड। क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे कीबोर्ड की मल्टीपल जनरेशन है, मल्टीपल टाइप के कीबोर्ड होते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं जानना है। बस कीबोर्ड यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या है, इनपुट डिवाइस के अंदर आ गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, एक माउस है, माउस हो गया। और आप बताइए किसके किसकी हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग गेम गेम खेलते होंगे, तो पहले टाइम पे तो जॉयस्टिक वगैरह यूज होता था, तो उसे भी हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ETC कर देते हैं। तो जिनकी हेल्प से, ऐसे डिवाइस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर को हम क्या क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर तक हम अपने कुछ बात को पहुंचाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस हो गया। अब इनपुट डिवाइस से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमांड इन्हें दे दी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कीबोर्ड आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी एक लगेगा कि हाँ भाई ये कीबोर्ड है। ठीक है, चलो भाई, ये आपका पूरा कीबोर्ड बन चुका है। और ये क्या है, यहाँ से कुछ ना कुछ कमांड इसकी हेल्प से यहाँ तक पहुँच रही है। कहाँ तक, कंप्यूटर तक। ठीक है, यहाँ तक विजुअल है सबको। तो यहाँ से कोई ना कोई यूजर, जो यूजर है, इसे क्या करेगा, कीबोर्ड को प्रेस करेगा, किस लिए, कुछ ना कुछ कमांड यहाँ से भेजेगा, कमांड से यहाँ से भेजेगा। कमांड विजुअल है, ठीक है, ठीक। तो यूजर है, यहाँ से कुछ ना कुछ कमांड इंस्ट्रक्शन को सेंड करेगा, कहाँ पे, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर क्या करेगा, इसके बाद कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट होता है, कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे एक आप लोग देखते होंगे, एक CPU कनेक्टेड रहता है, उसे बोलते हैं CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो अलग से यहाँ पर डेस्कटॉप टाइप के होते हैं उन पे ये सीपीयू अलग से लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे ये जो हमारा है सीपीयू इससे कनेक्टेड रहेगा कंप्यूटर से। तो जो भी यहाँ पे कमांड आती है इसमें जाने से पहले कहाँ पे जाएगी, हमारे सीपीयू पे। कहाँ पे जाएगी, सीपीयू पे। सीपीयू क्या करेगा, उसका काम क्या है, इसे बोलते हैं क्या, सीपीयू। इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को। ये क्या काम करता है, आप जो भी कमांड भेजेंगे एक ऑर्डर वे में भेजेंगे। किस में भेजेंगे, एक ऑर्डर वे पे भेजेंगे। किस पे, अपने कंप्यूटर से कुछ काम कराने के लिए। अब देखो किस किस बेस में भेजेंगे, मान लो कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपकी हो सकती है। मैं एक लॉजिकल एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जैसे कि आपको कोई इसकी कैलकुलेशन करानी है, क्या करवानी है, कोई ना कोई कैलकुलेशन करानी है। तो इसमें थोड़ा सा बस प्रोग्रामिंग का टर्म यूज करूंगा जिससे आपको एक ऑर्डर में पता चल सके कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ काम होता है। कैसे, जब भी हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म पे, तो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ पहले, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आप लोग ए बी सी इस तरह से देखे होंगे, इनका कुछ सम होता है, कैलकुलेशन होती है ए बी सी के फॉर्म में, एम एन के फॉर्म में, पी के फॉर्म में, है ना, पी क्यू इस तरह के फॉर्म में होती है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कुछ टर्म होती है, जैसे कि हम लोग ए लेते हैं, कॉमा करके बी लिए, कॉमा करके सी ले लिए, कुछ टर्म हमने ले लिया, कुछ नाम ले लिया। इन्हें हम अगर पहले से डिनोट करते हैं, पहले से हम बता देते हैं भाई ये वाले हमारे सिस्टम पहले से इन्हें ले रहे हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। अब इनका कुछ अपना एक टाइप है, क्योंकि एक ही वैल्यू कुछ हो सकती है पॉइंट के फॉर्म में, या फिर एक ही वैल्यू बिना पॉइंट के फॉर्म में हो सकती है। आई थिंक जैसे एक ही वैल्यू यहाँ पे हो गई 1 हो गई, या फिर क्या हो सकती है 1.0 हो सकती है, या फिर 2.3 हो सकती है, कुछ इस तरह से हो सकती है। तो इसकी वैल्यू इस फॉर्म में हो सकती है, या फिर एक ही वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि ए हो गई, ठीक है, इस फॉर्म में हो सकती है। तो इस तरह से एक ही मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। तो इसका कुछ एक टाइप डिनोट्स होता है, हालांकि उसका यहाँ पे कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 1 है। क्या है, 1 है। 1 मतलब सिंगल डिजिट है, कोई इसमें पॉइंट वाले नहीं है। आप यहाँ पे एक 1 एक जगह में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी पॉइंट वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं है। ना ही कुछ यहाँ पे ABCD के फॉर्म में है। जो भी ABCD के फॉर्म में होती है इन्हें बेसिकली क्या बोल सकते हैं, हम स्ट्रिंग बोलते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग के टर्म में। तो यहाँ पे इसे ऐसे बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे इस फॉर्म में है, डिजिट के, सिंगल डिजिट के फॉर्म में होते हैं, तो इसे किसी अलग नाम से डिनोट किया जाता है, उससे बोलते हैं इंट। अभी बेस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस, उसमें और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या करते हैं, इंट। तो यहाँ पे पहले हम बता देते हैं, अच्छा जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू होगी उनकी कुछ, वो एक एक दो तीन चार इस तरह के फॉर्म में होंगी, मतलब उसमें सिंगल डिजिट होगी, कोई पॉइंट वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो ये यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया। अब इसकी कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं कि ए की बराबर हमने वैल्यू कर दी 3 कर दी, और बी की वैल्यू हमने क्या कर दी 4 कर दी, ठीक है, सी इस तरह डिनोट कर दिया। तो पहला इंस्ट्रक्शन हमारा क्या हुआ, पहला इंस्ट्रक्शन ये हुआ हमारा। दूसरा इंस्ट्रक्शन हमने इसकी कुछ वैल्यू दे दी। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, जो यहाँ पे सी था, सी को यहाँ पे ले लिया, पहले हमने ऊपर डिनोट कर दिया, हमने फिर क्या कर दिया, ए प्लस बी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये लास्ट में सेमी कॉलन लगा देते हैं कि जब जैसे कि पूर्ण विराम हिंदी में होता है तो लास्ट में पूर्ण विराम लगा देते हैं, और इंग्लिश में जैसे लाइन हमारी खत्म होती है, उस वाक्य जो भी हमारा सेंटेंस है खत्म होता है, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। ऐसे प्रोग्रामिंग के टर्म में जैसे हमारी कोई स्टेटमेंट खत्म होती है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेमी कॉलन से डिनोट कर देते हैं। फिर यहाँ पे सी बराबर हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। लास्ट में अगर सी इक्वल टू 1 ए प्लस बी कर देंगे तो हमारी क्या होगी, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 4। तो 3 एंड 4 कितना हो जाएगा 7। तो सी इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी वैल्यू। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सी को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देंगे। जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं वो आगे चल के सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे डिटेल में भी से समझेंगे। तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है। तो लास्ट हमारी जो सी की वैल्यू जो प्रिंट हो जाएगी वो है 7 प्रिंट हो जाएगी। अब ये समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि हमें एक तरह समझ रहे हैं कि जो भी हम कमांड दे रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं, किसमें, एक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं, एक ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो सीपीयू है, तो सीपीयू क्या करता है, इन लाइन को प्रोसेस करने का काम करता है। अब यहाँ पे सीपीयू पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक
CU होता है जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। क्या करता है, ये होता है कंट्रोल यूनिट। इन सबकी आपको थ्योरी अभी मिलेगी, अभी बस यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ, बस आपको समझना है किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। ये सबकी थ्योरी है आपकी, है ना। तो आप उन्हें रीड करेंगे और अपने से नोट्स बनाएंगे बस यहाँ पे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो आप अपने से भी थ्योरी बना के लिख सकते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो इस CPU के अंदर जैसे इंस्ट्रक्शन आए तो दो चीज़ें होती हैं, कौन सा है, कंट्रोल यूनिट होता है और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट और दूसरा हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आई थिंक पूरा बहुत ज़्यादा फुल हो गया। तो दो चीज़ें होती हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम इस इंस्ट्रक्शन को आपको याद रखना है और दूसरा यहाँ पे स्क्रीन ले लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो CPU है आपका, क्या है, जो आपका CPU है उसके पास क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, दो यूनिट होती हैं। कौन कौन सी, कौन कौन सी होती हैं, एक होता है CU, दूसरा होता है ALU। ठीक है, अभी इधर से इंस्ट्रक्शन आपकी पूरी आ रही है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो CU है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनका मैंने नाम आपको बता दी। तो जो CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या है कंट्रोल यूनिट, मतलब क्या है, इसके अंदर जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो इंस्ट्रक्शन क्या होगी, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। अब ऐसे नहीं तो डायरेक्ट वर्क होना लग जाएगा। अब कोई भी आप फाइल ट्रांसफर करते हैं अपने फ़ोन पे या सिस्टम पे तो उसे स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ पे होती है, मेमोरी पे होती है। कहाँ पे, मेमोरी पे होती है। तो मेमोरी पे स्टोर करने के लिए भैया मेमोरी की यूनिट पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ मेमोरी होती है। क्या होती है, मेमोरी होती है, जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, स्टोर होती है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे इसे बोलते हैं मेमोरी। अब ये आपके फिगर में हो सकता है कि कहीं कहीं पे ये चीज़ नीचे लगा हुआ हो, नीचे कनेक्टेड है। फिगर तो आर्किटेक्चर कैसे भी हो सकता है, बस आपके किस तरह से कनेक्टिविटी है, किस तरह से सारी चीज़ वर्क करती है, बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। आप इस मेमोरी को यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, कंट्रोल इनपुट आउटपुट को इधर उधर लगा दीजिए अपने आर्किटेक्चर फिगर में, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। मेमोरी होगी तो इंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ पहले इसमें स्टोर होगी मेमोरी पे। अब यहाँ पे जो भी है रजिस्टर के फॉर्म में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर भी लगा लीजिए। रजिस्टर भी क्या होते हैं, छोटी छोटी मेमोरी होती है जहाँ पे छोटे साइज में कुछ भी डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर्स हो गया। तो मेमोरी पे क्या है, हमारा डाटा स्टोर हुआ और डाटा स्टोर होने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसमें कोई ना कोई यूनिट उसे लॉजिक को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे हमारे क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है सारे सारे। अब इन्हें कौन काम करेगा, क्या काम करेगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन भाई इससे बताएगा मेमोरी से उठा के कि भाई ये हमारे पास कमांड आ रही है कंट्रोल यूनिट की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब तुम क्या करो, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करो कि इनका आउटपुट क्या होगा। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैंने आपको बताया, मेमोरी को कंट्रोल करेगा। जो आपके आउटपुट डिवाइस है, जो आपके आउटपुट डिवाइस हैं उन्हें भी कंट्रोल करेगा कौन, कंट्रोल यूनिट। और इसके साथ साथ जो आपके इनपुट डिवाइस हैं, कौन से, जो आपके इनपुट डिवाइस हैं, जो आपके इनपुट डिवाइस, इन्हें भी क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा कौन, कंट्रोल यूनिट। तो एक तरह से देखें जितने भी कंपोनेंट हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, आपका कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। तो यहाँ से जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन अभी आई, यहाँ से इससे पहले वाली स्क्रीन से जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से आई, कमांड आई, पहुंचे CPU के पास, और यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी आई ये पहुंची यहाँ पे CPU के पास। अब यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने इसे जो भी इंस्ट्रक्शन आई यहाँ पे मेमोरी पे स्टोर हुई और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट उससे समझा, जाना कि अच्छा ये काम इनका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, तो वो वाले इंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर पे इन्हें देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी कमांड रन होगी, सबसे पहले ये चीज़ हमारा रन होगा, इन जो पहले हमने इसे डिनोट किया था। उसके बाद दूसरे पे हमारा ये चीज़ आ जाएगा, तीसरे पे क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगा, चौथे पे ये, पाँचवें पे ये। तो इस तरह से एक ऑर्डर वे में सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमारा आएगा और उसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी
तो प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इसका आउटपुट आएगा। तो भाई चलो ALU ने उस पूरे इंस्ट्रक्शन को समझा। इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या थी, ध्यान से समझना, एक बार अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी थी आपको समझने के लिए, तो इसलिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस आए, तो सबसे पहले इसका एक ऑर्डर हुआ। हम लोगों ने क्या किया, पहले क्या किया, यहाँ पे इंट में A B C डिनोट कर दिया कि भाई हमारे पास कुछ इस तरह वेरिएबल्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। तो कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन हुई। दूसरे में हमने क्या किया, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी। क्या दे दी, वैल्यू दे दी। तो वैल्यू की मान लो हमने क्या कर दिया, A = 2 कर दिया, B = 3 कर दिया। ये सब लोग पहले से ही पता है। और हमने एक चीज़ और लिया है, सी क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद सी पे अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनमें कुछ मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। वही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता भी है। मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, A + B को ऐड कर दिया। अब जैसे A + B ऐड होगा तो क्या आएगा इसका आउटपुट, इसकी वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या है 3, तो कितना हो गया, 5, कितना हो गया 5। अब 5 कहाँ पे चला जाएगा, C के अंदर। तो यहाँ पे C की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। लास्ट हम लोग क्या कर देंगे, C को प्रिंट कर देंगे। हमने क्या कर दिया, C को प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही C को हमने प्रिंट किया तो कुछ इसका आउटपुट आया, और आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले हो गया, आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले हो गया, आउटपुट कितना हमारा 5 आया ना, तो आउटपुट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है, ये यहाँ पे आउटपुट हमारा डिवाइस है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आपका जनरेट हो चुका है। कब, जब पूरी ये इंस्ट्रक्शन आपकी हो गई कंप्लीट तब। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक अब समझ में आया होगा। किस तरह से एक चीज़ मैं फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले एक यूजर है, क्लाइंट है, सब कुछ हमें काम करवाना है, किससे, कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से होकर गुजरेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कितने प्रकार के हो सकते हैं, विंडो, मैक या फिर एंड्रॉयड। ठीक है, ये कुछ ना कुछ काम करते हैं, इनसे काम करवाने के लिए इससे कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसे देते हैं, कंप्यूटर देते हैं। कंप्यूटर से क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट कनेक्टेड होती है। क्या, प्रोसेसिंग यूनिट, इस पूरे को प्रोसेसिंग यूनिट बोल देते हैं। इस पूरे आर्किटेक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, इसे हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, फिर प्रोसेसर भी बोल सकते हैं इस पूरे आर्किटेक्चर को। ठीक है ना, और ये जो आर्किटेक्चर है ये कंप्यूटर का पूरा, इससे एक नाम भी देते हैं। जब हमने स्लाइड में हमने समझा कि वहाँ पे आर्किटेक्चर जो पूरा हम इस तरह समझेंगे, इस चीज़ को हमने आर्किटेक्चर वहाँ पे बनाया, इसको कुछ नाम भी देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसे प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल सकते हैं, किसे, CPU को अपने। तो यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन आए, यूजर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कहाँ पे, अपने कंप्यूटर के काम करवाने के लिए, तो वो कहाँ पे जाएगा, CPU पे जाएगा। CPU हमारे दो पार्ट होते हैं, CU एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU ने उसे समझा कि अच्छे ये सारे इंस्ट्रक्शन आई, अर्थमेटिक लॉजिक को हैंड ओवर कर दिया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने सारे इंस्ट्रक्शन को समझा और कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद इसका कुछ एक आउटपुट दे दिया, कुछ प्रोसेसिंग की इसका कुछ आउटपुट दे दिया। जो भी आउटपुट आया फिर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पे आपका शो हो जाएगा। C क्या है, यहाँ पे जो C की वैल्यू है कितनी है 5, तो यहाँ पे आपका 5 शो हो जाएगा। तो किस तरह से आप लोगों ने समझा कि एक इनपुट डिवाइस की हेल्प से हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, वो गया यहाँ पे CPU के अंदर, कुछ ना कुछ इसमें प्रोसेसिंग हुई, वो पहुंचा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। अर्थमेटिक लॉजिक ने सारे इंस्ट्रक्शन के एक ऑर्डर में देखा, अच्छा ये सारी चीज़ इस तरह से हो गई, कैलकुलेशन हो गया, कुछ इसका आउटपुट आया, चलो भाई फिर से अंदर यहाँ पे परफॉर्म करो और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में क्या कर दो, उसे शो कर दो। सिंपल है ना। तो पहले यहाँ पे गया इंस्ट्रक्शन, गया मेमोरी पे स्टोर हुआ, वहाँ से कंट्रोल यूनिट से समझा। ठीक है, फिर इसे किसे हैंडल किया, ALU को। ALU ने सारा यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टोर होने के बाद डाटा, इन्हें एक ऑर्डर में सारा अरेंज किया और यहाँ पे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद इसका कुछ आउटपुट आया, रिटर्न आया, रिटर्न होने के बाद यहाँ पे पहुँचा और इससे आउटपुट डिवाइस में क्या कर दिया, शो कर दिया। कुछ इस तरह से वे है। ये है आपका आर्किटेक्चर, किसका, कंप्यूटर का। क्या है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। बस इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखना, हो सकता है कि आपसे इसके बारे में पूछ लिया जाए एग्जाम में 5 मार्क्स के अंतर्गत। तो ये इस तरह से आप अरेंज कर देंगे और सारी चीज़ जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस ऑर्डर वे पे इसे डिफाइन कर देंगे, लिख देंगे, तो सारी चीज़ अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, मार्क्स के लिए मत पढ़ो। समझ पा रहे हैं ना, बहुत जगह आप लोग देखते होंगे मार्क्स तो हम इजीली आप कॉपी भर देंगे, आ ही जाते हैं मार्क्स। तो लेकिन अगर इसे एक बार समझ लेंगे तो अपने आप जो आपके छोटे भाई बहन हैं
फ्यूचर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती जा रही है, उन्हें बहुत इजीली वे में समझा सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें भी पहले से मालूम हैं, तो कभी ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, चलो हमसे छोटा बच्चा है तो वो हमसे कुछ पूछ रहा है तो हम बता ना पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से वर्क करता है ये मैंने ऑर्डर में बता दिया। ये प्रोग्रामिंग टर्म मैंने एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म में दिया है कि इस तरह कैलकुलेशन आती है, तो ये अदर ब्रांचेस के लिए सबके लिए हो सकता है कि थोड़ा हार्ड लगे, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन मैथमेटिकल है, हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आगे चलकर पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर बनेंगे, वेबसाइट बनेंगे, तो उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को समझ के चलना है किस तरह से वर्क करता है हमारा सीपीयू। अब इस आर्किटेक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस आर्किटेक्चर को एक नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। इस आर्किटेक्चर को हम लोग क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं, उसे बोलते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इन्होंने वॉन न्यूमन ने, एक साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने ये आर्किटेक्चर को डिफाइन किया था, तो इसलिए इसका नाम क्या है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पड़ गया, ठीक है। यहाँ तक भाई कोई किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये किसका आर्किटेक्चर है, ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है आपका, ठीक है, किसका, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। तो इस तरह से कुछ आपके यही सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगी, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बोला है वही उसी थ्योरी के फॉर्म में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो किस तरह से वर्क होता है ये सारी चीज़ें आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो ये कंप्यूटर के अंदर ये सारे सारे काम होते हैं और इसका कुछ ये आर्किटेक्चर है, किस तरह से कमांड यहाँ पे वर्क करती है सारी चीज़ें, ठीक है ना, यहाँ तो कोई नहीं। अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो वैसे वैसे कंप्यूटर के जनरेशन भी चेंज होते गए, है ना। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब मान लो एक कंप्यूटर है यहाँ पे हमारा, मल्टीपल कंप्यूटर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। कंप्यूटर का इनका साइज सबका अलग अलग है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर बना रहा हूँ अभी, जिससे आप लोग समझ सकें कि हाँ ये कंप्यूटर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर है, इनकी कुछ जनरेशन वन है, जैसे कि इन सबका अपना एक जनरेशन है, तो जनरेशन के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड कर देते हैं। ये है हमारा जेन वन, दूसरा हमारा क्या है, जेन सेकेंड, और ये हमारी जनरेशन हमारी क्या हो गई, थर्ड, ये हमारी जनरेशन क्या हो गई, फोर्थ हो गई, और यहाँ पे हमारी जनरेशन होगी फिफ्थ। अभी तक जो हमारी जनरेशन है वो फिफ्थ तक ही पहुंची है, हालांकि आपको बुक में अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है, वो अलग अलग राइटर पर डिपेंड करती है। तो जो हमारी जनरेशन है फिफ्थ, और करंट जो हमारी चल रही है, लेकिन इनके कुछ एक ऑर्डर पे है। पहले जो हमारे कंप्यूटर बने, वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी हमारे कंप्यूटर बने, उनका कुछ साइज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। अब देखेंगे जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग सबसे पहले बनाते हैं उसमें बहुत सारे कमियां रहती हैं, बहुत सारी खूबियाँ रहती हैं, बहुत सारी कमियां रहती हैं। तो खूबियों को तो हम लोग कवर करते हैं, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत कंप्यूटर्स आते थे वो साइज में काफ़ी बड़े होते थे, उनमें कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज किए जाते थे जो उनका साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कंप्यूटर बने, उसके बाद जो हमारे पास जो भी कंप्यूटर आए सेकेंड जनरेशन पे, तो वहाँ पे जो हमारा इसका साइज हुआ इसकी अपेक्षा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। क्या, थोड़ा सा इनका जो साइज हुआ वो डिक्रीज हुआ, और जो भी कुछ इससे डिसएडवांटेज थे, फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले वाले कंप्यूटर में, उसे भी रिड्यूस किया गया थोड़ा। तो इस जनरेशन में थोड़ा सा वो कम हो गई, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ जनरेशन थर्ड में, यहाँ से जो भी इसमें कुछ कमियाँ थी उसे भी दूर करने की कोशिश की गई। इसमें जो भी कमियाँ थी
खूबियाँ थी, खूबियों को तो हमें लिया ही गया, लेकिन जो भी कमियाँ थी उसे दूर करने की पूरी कोशिश की गई। ठीक है, तो उसे दूर करने की कोशिश की गई, तो एक नया कंप्यूटर हमारे पास बन के आया। वो आ जाता है हमारा थर्ड जनरेशन के अंतर्गत। कहाँ पे? थर्ड जनरेशन के अंतर्गत। अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन में क्या है, इसमें भी कुछ कमियाँ थी। क्या कमियाँ थी इनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें कुछ कमियाँ थी, उन्हें भी दूर किया गया। फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत वो आ गए। अब फोर्थ जनरेशन पे अब लगभग लगभग हमारा पूरा कंप्यूटर जैसे आपको नॉर्मल दिखता है पूरा वैसे दिखने लग गया था, आकार में भी छोटे हो गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई थी जिससे नॉर्मल कंप्यूटर यूज होने लग गया था। अब धीरे धीरे अब जो हमारे पास जो कंप्यूटर की जनरेशन आ चुकी है वो आ गई है फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन के बाद अभी तक ये पूरी जनरेशन हमारी कंटिन्यू है, और इसी जनरेशन के अंतर्गत आपका एआई आ चुका है। क्या है? एआई आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही आपका डीप सीक आया है, डीप सीक एआई, जो कुछ चैट जीपीटी को ही पूरा टक्कर दे रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो ओपन एआई है उन्हें चैलेंज किया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप लोग कितना टेक्नोलॉजी कितना आगे से बढ़ती जा रही है। तो फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत हमारे पास एआई भी आ चुका है और मल्टीपल टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, और इसी जनरेशन पे सब कुछ यही जनरेशन आप लोग अभी यूज भी कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहली जनरेशन पे कुछ कमियाँ थी, कुछ खामियाँ थी, उसे दूर किया गया सेकंड जनरेशन पे। फिर थर्ड जनरेशन पे जो भी इसकी खामियाँ थी दूर किया गया, थर्ड जनरेशन पे आ गए। इसकी जो कमियाँ थी फोर्थ फिफ्थ। तो ये जो रूल्स हैं आप हर टेक्नोलॉजी भी यूज होते हैं, या फिर हम अपने ऊपर भी यूज लेते हैं करते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट हम उठाते हैं, एक बार पढ़ते हैं उसे थोड़ा समझ में आता है, दोबारा पढ़ते हैं थोड़ा और समझ में आ जाता है, और अच्छे से पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। एक टाइम के बाद उसे हम कुछ पूरा मास्टरी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं उस सब्जेक्ट पे। समझ पा रहे हैं ना? तो सेम ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ जनरेशन हो गए अकॉर्डिंग इसमें चेंज आते गए हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत। अब क्या क्या चेंज हुए, कौन कौन से डिवाइस पहले यूज होते थे, वो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इस पर। ठीक है ना? तो यहाँ तक पूरा समझ में आया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर सबसे पहले आपका क्या है? एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है। ये क्या है? एक डिवाइस। क्या है? डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है? आपके दो डिवाइसेस हो सकते हैं, दो तरह के। ये डिवाइसेस आपके क्या हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस तरह से आप में ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, कुछ ऐसे डिवाइसेस का यूज किया बड़े, और इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, छोटे डिवाइस का यूज किया जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत हम उन डिवाइसेस को डिजाइन करते हैं, उन डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपको एक करंट लगता है, करंट महसूस हो, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पे डिवाइसेस हमारे पे इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर हमारा क्या है? एक डिवाइस है। एक डिवाइस है, कौन सा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? कंप्यूटर हमारा क्या है? एक डिवाइस है जो कि क्या करता है। अब इनमें से कोई एक डिवाइस है, ठीक है ना? तो कंप्यूटर सबसे पहले हमारा क्या है? एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, ये मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हिंदी में लिख दो, ठीक है, को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब कंप्यूटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये कौन सी इसमें ऑपरेशन ऑपरेशन कैसे होते हैं? ऑपरेशन को मैंने जस्ट अभी आपको समझाया यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से ऑपरेशन होता है। ठीक है ना? इसमें अलग अलग कमांड अलग अलग अकॉर्डिंग हो सकती हैं। अभी मैंने मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन आपको समझाया, इसमें मल्टीपल कमांड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारा कंप्यूटर यूज किया जाता है। किसके द्वारा दी जाती हैं? एक ये यूजर के द्वारा दी जाती है, यूजर के द्वारा दी जाती है। किसे? एक अपने कंप्यूटर को। कंप्यूटर में क्या यूज होता है? सीपीयू यूज होता है, वहाँ पे जाकर पूरी कैलकुलेशन होती है। अब ये किसके हेल्प से होती है? कुछ डिवाइसेस की हेल्प से होती है, इन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने
कंप्यूटर को, इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को। तो तीन चीज़ें, हम 3 पॉइंट हमारे समझ में आ गए। कंप्यूटर एक डिवाइस होता है जो कि मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, यूजर के द्वारा जाते हैं। कौन सी डिवाइस की हेल्प करके हम कुछ कमांड देते हैं, इनपुट डिवाइस का हेल्प करके कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। इतना चीज़ें हमें पॉइंट समझ में आ गए कंप्यूटर के। एक मैथ बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि रियल में कंप्यूटर है क्या और इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले से इंस्ट्रक्शन पूरा समझा दी और यहाँ पे इस फॉर्म में समझा दिया, तो आई थिंक आपको समझ में पूरा आ गया होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम धीरे धीरे थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे सही से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बढ़ते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन पे। अब जो कि आपको अब यहाँ से आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, तो इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 है आपका, इंट्रोडक्शन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन सा, कंप्यूटर हमारा। यहाँ पे 2 डिवाइस मैंने लिखा था, एक इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें आपका क्या है, सेकंड जो है ये आपका क्या है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। आपसे अक्सर वाई में पूछ लिया जाता है कि भाई जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। या फिर आप ट्रिपल सी का कभी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जो कंप्यूटर हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जो हमारा डेटा है प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे इनपुट डेटा दिया जाता है, फिर वह डेटा प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा प्रोसेस होता है। किस तरह से प्रोसेस होता है मैंने सब चीज़ आपको बताया, और यह आउटपुट प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को तेजी से और सटीक तरीके से करता है, जैसे मतलब गणना का मतलब कैलकुलेशन। इसका गणना का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, डेटा को स्टोर करता है, मैं कहाँ पे, मेमोरी पे, इंटरनेट या फिर ब्राउजिंग, ये सब काम करने के लिए हमारे क्या होता है, कंप्यूटर यूज किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आप लोग अपने कंप्यूटर में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पूछा जाता है व्हाट इज कंप्यूटर, या फिर आपके बारे में पूछ सकता है कंप्यूटर क्या होता है, तो आप इस तरह से कुछ इस फॉर्म में डेफिनेशन दे सकते हैं। फिर उससे अगर बोलते हैं कि भाई नहीं भैया हमें थोड़ा और समझाओ, ब्रीफ में समझाओ, तो आप उस आर्किटेक्चर की भी यहाँ पे समझा सकते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दिया था और इसका आर्किटेक्चर समझाया कि यहाँ पे जो भी थ्योरी हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में पहले आपको नॉलेज हो जाए, उसके बाद हम थ्योरी तो हमें अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक पूरे कंप्यूटर आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ और ये सारे आपको जो भी इसके नोट्स हैं सारे मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आप इंग्लिश वाले बच्चे होंगे उन्हें थोड़ा सा इशू हो रहा होगा कि अच्छा ये तो पूरा हिंदी में कंटेंट है। तो बेसिकली हम लोग पूरा इंग्लिश भी लेके चलेंगे। मैं तो पूरा इंग्लिश में कर रहा था, हालांकि पूरा इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है कि चलो भाई दोनों बच्चों को हमें लेके चलना है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये इंग्लिश बेस्ट टाइप का है। यहाँ पे कुछ अभी सारे नोट्स आपको हिंदी में दिखेंगे, लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के, उन्हें इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी लेक्चर होगा उसमें 2 PDF आपके मर्ज होंगे, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, तो आप उन्हें दोनों पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर हुआ आपका। और कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और इस जो कि डेटा को प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें कुछ इनपुट डेटा दिया जाता है, किसके हेल्प से, इनपुट डिवाइस के हेल्प से। फिर उस डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट आपको पता है सीपीयू में 2 पार्ट होते हैं, सीयू एंड एलयू। ठीक है, वहाँ पे पूरा हम लोग सॉरी किस फॉर्म में इसे प्रोसेस करते हैं उसके बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरेशन आ गई, जैसे मैंने आपको बताया ना कुछ इसकी जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन हो गई, यहाँ पे हिंदी में लिखा है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। इन्हें बोलते हैं जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहले जनरेशन में क्या हुआ हमारे पास, जिसकी जनरेशन हुई 1940 से 1956 तक, और 1940 टू कितने हुए, 1956। इसकी जो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत ये कंप्यूटर हमारे पास आ गए। सेकेंड जनरेशन में हमारे कब से स्टार्ट हुआ, 1956 से लेके 1963। अब ये अलग अलग सिनेरियो, जो इसका सिनेरियो है आपको अलग अलग बुक में या फिर अलग अलग वेबसाइट में अलग तरीके से दिख सकता है। बस यहाँ पे 1-2 डिजिट का ही डिफरेंस होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग बुक पर अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो जो पहली जनरेशन यहाँ पे 1940 से लेकर 1956 तक, कितनी, 1940 से लेके 1956। हालांकि इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा। और फिर सेकेंड जनरेशन जो आई 1956 से लेके 1963 तक रही। फिर जो तीसरी जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन, वो 1964 से 1971 तक। और जो यहाँ पे चौथी है 1970 से अभी वर्तमान चली रही है, पांचवी में वर्तमान और फिफ्थ से
इसी पे डिपेंड है पूरा। जो डिफरेंस क्या हुआ, पहले वाले पे यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स आए, क्या हुआ पहले जनरेशन में, क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम ट्यूब आए जिनका साइज, जिनके कारण जो हमारे कंप्यूटर का साइज था बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। क्या इसके कारण हमारे जो कंप्यूटर का साइज था बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, किसके हेल्प से, वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे। सेकंड वाले में इसे थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या बनाए, ट्रांजिस्टर हम लोगों ने बना दिया, तो थोड़ा सा हमारे कंप्यूटर का जो साइज हुआ थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। अभी किस तरह से है मैं आपको सारा डिस्प्ले कराऊंगा। फिर ट्रांजिस्टर के बाद हम लोगों ने क्या यूज किया, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे हम बोलते हैं आईसी, उसका जैसे हमने यूज़ किया तो कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा और रिड्यूस हो गया। फिर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का हम करंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट पढ़ेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल के आई थिंक स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, 8085 8086 सारे माइक्रो प्रोसेसर के बहुत पुराने टाइप, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो किस तरह से हमें बदलाव हुआ, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया था, फिर दूसरा यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर, और अभी चल रहा है। तो किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पहले वाले में क्या वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, सेकंड वाले में हम ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, फिर लास्ट में इंटीग्रेटेड सर्किट, और अब हमारा माइक्रो प्रोसेस यूज हो रहा है जो कि पूरे कंप्यूटर के साइज को भी पूरा रिड्यूस कर दिया है। तो आप लोग आज के टाइम पे देखते होंगे जो लैपटॉप हैं बहुत ही स्लिम बॉडी में आने लग गए हैं, तो कितना छोटा हमारा लैपटॉप यूज हो बनने लग गया। तो ये पूरी इसकी जनरेशन है। अब इसकी जनरेशन पे और भी सारी चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। जो कि आपका पहला जनरेशन है, यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। अब वैक्यूम ट्यूब की यूज होने से देखिए हमारा जो कंप्यूटर का साइज है कितना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका। ये आपका कंप्यूटर है, कहीं आपको लग रहा है कि इधर से कंप्यूटर है ये, ऐसा लग रहा है कोई ट्रांसफॉर्म जैसा लग रहा है ना। कोई ट्रांसफार्मर हमारे पास आप लोग अभी करंट सिचुएशन में देखते होंगे ट्रांसफॉर्म जैसा रखा हुआ है ना, कुछ इस तरह से बना है। तो हाँ जी ये कंप्यूटर है आपका, कौन से जनरेशन का, पहली जनरेशन का है। इसमें देखिए ये डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, ये आपके क्या है सबसे पहले जो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है ना, ये सारे वैक्यूम ट्यूब के कारण इसके जो साइज था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं। आ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे जो सर्किट को नियंत्रित करने और डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करते थे। तो ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे जो कि सर्किट जो है उन्हें कंट्रोल करने और डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करते थे। कौन, हम यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। दूसरा, कंप्यूटर बहुत ही बड़े और भारी होते थे। यहाँ पे साइज से हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे बहुत बड़े और भारी होते थे। लास्ट थर्ड, यहाँ पे मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग किया जाता था। जो मेमोरी है यहाँ पे इसमें क्या क्या मैग्नेटिक ड्रम्स, तो आप लोग ड्रम्स अभी वैसे भी देखे होंगे। तो यहाँ पे जो मेमोरी के लिए किसका यूज करते थे हम लोग, मैग्नेटिक ड्रम्स का। और यहाँ पे चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इन कंप्यूटर में निम्न और जटिल ऑपरेशन होते थे, छोटे, और डेटा की गति भी काफ़ी धीमी थी। मतलब जो डेटा प्रोसेसिंग होता था उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी स्लो थी। किसमें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे। और इन्हीं सारी खामियों को हम लोग क्या किए इसके नेक्स्ट जनरेशन पे दूर करने की कोशिश की है। अब इसके लाइव एग्जांपल देखें तो एनियाक हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो है, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी है। क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी है, कौन सा, एनियाक। दूसरा हो गया यूनिमैक, तो यह क्या है हमारे पास, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर है। तो इसके दो एग्जाम्पल है हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत, जिसमें हम क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, जिसके कारण इस कंप्यूटर के जो साइज़ था काफ़ी इंक्रीज था, काफ़ी बड़ा था। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट है, आपको एग्जाम में जो भी जनरेशन आएगी तो इस फॉर्म में आपको इसे डिफाइन करना होगा। ठीक है, काफ़ी नॉर्मल इसकी विशेषताएं, इसमें जो भी करेक्टरिस्टिक्स है काफ़ी नॉर्मल है, आप एक बार पढ़ेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। सेकेंड जनरेशन में जो भी इसकी खामियां थी उन्हें दूर किया गया। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे ये चीज़ है, तो आप लोग यहाँ पे देखें किस तरह से थे, ये वैक्यूम ट्यूब थे आप हमारे कुछ इस आकार पे, तो इसे आप लोग समझ सकते हैं, पूरा यहाँ पे बल्ब लग रहा है पूरा। तो इन्हीं के कारण हमारा क्या है, इसका जो फर्स्ट जनरेशन का साइज था काफ़ी, जो कंप्यूटर था उनका साइज बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, इंक्रीज था। कुछ इसकी सीमाएं थी, बहुत ही बड़े आकार के होते थे जिसमें इनका उपयोग सीमित था, बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी। अब जो ऐसे पुराने इसमें डिवाइसेज यूज हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये क्या करते, इलेक्ट्रिक यूज करते थे, और तेज़ी से ये हीट होते थे जो हमारे फर्स्ट जनरेशन है। और इनका संचालन जो करना कठिन था और खराबी की संभावना अधिक थी, मतलब जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आ जाती थी अपने फर्स्ट जनरेशन पे, और इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज था। और यहाँ पे जो भी इसमें डिवाइसेस यूज़ किए गए थे वो क्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी इलेक्ट्रिक यूज करते थे, है ना। तो बहुत सारी इसकी खामियाँ थी, किसके, वैक्यूम ट्यूब की। ये सारे वैक्यूम ट्यूब हैं आपके, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारी सेकंड जनरेशन आई वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने लगे, ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे। किसका, ट्रांजिस्टर का, किसके जगह में, वैक्यूम ट्यूब की जगह में। तो सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर छोटे, सस्ते और
अधिक विश्वसनीय, विश्वसनीय मतलब कि भरोसा कर सकते हैं। ये क्या होते, छोटे होते थे, सस्ते होते थे और अधिक विश्वसनीय होते थे। इनमें जो इसका क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता था या प्रदर्शन में सुधार हुआ और कंप्यूटर छोटे और तेज हुए, थोड़ा फास्ट हो गए और साइज में क्या हुए, छोटे हो गए। इन कंप्यूटर में आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको समझा दिया अपने, और प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता था जैसे कोबोल और फॉर्ट्रैन। ठीक है। और इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता था, उसमें मैग्नेटिक रैम मैंने बोला, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया जाता है किसमें, सेकंड जनरेशन पे। तो ये इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया गया सेकंड जनरेशन के अंतर्गत, कब से थी, 1956 से लेकर 1963 तक। और इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि IBM 7090 और CDC 1604। तो ये क्या है, प्रमुख ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर हैं सारे सारे। तो ये सेकंड जनरेशन के अंतर्गत आ गया। किस तरह से होते थे, कुछ ये आपके ट्रांजिस्टर है, इस तरह से डिवाइस यूज होने लग गए इन कंप्यूटर के अंतर्गत, तो इनका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई, पूरा थ्योरेटिकल है, आप लोग एक बार समझेंगे सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। जो मेनली जो था मैंने आपको CPU के बारे में किस तरह से ऑपरेशन होता है वो आपको डिस्कस कर लिया, समझा दिया। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में अभी हम केवल जनरेशन पढ़ेंगे, बाकी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर कंप्लीट करेंगे उसे। तो यहाँ पे देखो थर्ड जनरेशन आ चुकी है, वो 1964 से लेकर 1971 तक। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे। क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे। इससे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज किए, किसके बाद, वैक्यूम ट्यूब के बाद हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज किया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड IC का यूज करने लगे। इसका यूज करने से आपके कंप्यूटर का साइज कुछ इस तरह से हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा अब आज के जनरेशन पे लगने लग गया कि भाई ऐसा कुछ इसका साइज है। यह एक चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर हो सकते थे, ट्रांजिस्टर, जिससे कंप्यूटर और छोटे हो गए। एक ही चिप पे मल्टीपल ट्रांजिस्टर इस तरह से होने लग गए, जिससे जो कंप्यूटर का साइज था डिक्रीज हो गया। तो IC इधर देखेंगे आप लोग, ये इस फॉर्म में। तो इससे जो कंप्यूटर का साइज था थोड़ा सा और डिक्रीज हो गया। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसिंग की शुरुआत हुई, जिससे इनकी गति और कार्य क्षमता जो है जबरदस्त सुधार हुआ इन सब में। मैं आपको बताया था कि अलग अलग जनरेशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ जो भी खामियां थी उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की गई। तो वही सारी चीज़ें इसमें हुए। और मेमोरी के लिए सिलिकॉन चिप्स का यूज होने लग गया। अभी तक मैग्नेटिक ड्रम का पहले यूज हुआ, फिर मैग्नेटिक कोर का यूज हुआ। अब यहाँ पे जो मेमोरी के लिए किसका यूज करने लग गए, सिलिकॉन चिप्स का यूज करने लगे हम लोग। और इनकी जो कीमत थी, जो इसकी वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो पहले से कम थी और ये अधिक विश्वसनीय, मतलब इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो अधिक विश्वसनीय थे, मतलब जिससे खराब होने की संभावना कम थी। कौन सी जनरेशन पे, थर्ड जनरेशन पे। और इस पे थर्ड जनरेशन पे हम लोग मेनली क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आप लोग जो यहाँ पे सर्किट्स हैं ना, इन्हें समझना है कि पहले जनरेशन में कौन सा सर्किट का यूज करते थे, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, फिर थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, किस कारण से हमारे कंप्यूटर का जो साइज था डिक्रीज हुआ, और ये किस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन हमारे सामने आई। ये चीज़ बस आपके सर्किट पर डिपेंड करती है, बस इससे आपको याद रखना है। ठीक। अब इसके जो उदाहरण है वो IBM 30 हो गया और TEC P8 हो गया। ठीक है। इससे पहला मिनी कंप्यूटर भी बोलते थे हम लोग। ठीक है। और हाँ, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और ये थर्ड जनरेशन की कुछ विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे इनकी भी खामियां दूर करने के लिए फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पे हम लोग क्या करने लग गए, ये आपके इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये देखिए, ये इसे तो आप लोग बहुत बहुत बार देखे होंगे। तो यही है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जो फोर्थ जनरेशन यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे जो 1971 से और प्रेजेंट टाइम पे जो चल रही है फोर्थ जनरेशन चल रही है हमारी, जिसके अंतर्गत हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लगे। किसका, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने लग गए। और माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास हुआ, जो पूरी प्रोसेसिंग यूनिट को एक छोटे चिप में स्टोर करता है। और कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए इसकी वजह से, और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी यूज होने लगे। व्यक्तिगत जैसे लैपटॉप का यूज करने लग गए हम लोग इस टाइम पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GUI बोल दिया जाता है, का उपयोग बढ़ गया, जिससे उपयोगकर्ता जो यूजर्स हैं उनका काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। कौन से पे, आप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत। फिर इंटरनेट और नेटवर्किंग की शुरुआत हुई, और इसी पीढ़ी में, इसी जनरेशन पे इंटरनेट और नेटवर्किंग की आपकी शुरुआत हुई किसमें, फोर्थ जनरेशन पे। और वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट जैसी एप्लीकेशन का भी इसमें विकास हुआ, इसमें रन होने लगी एप्लीकेशन भी यहाँ पे डिजाइन की गई है, इसमें फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। देखिए आप यहाँ पे जो भी इसका साइज है काफ़ी और छोटे डिवाइस की यूज होने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए कंप्यूटर आपके इस तरह से विजुअल हो गया। देखिए कि एक किस तरह से एक ऑर्डर है, और किस ऑर्डर पे हम लोग क्या देखते हैं, कंप्यूटर की पूरी जनरेशन को समझते आ रहे हैं। पहले कंप्यूटर क्या साइज था, फिर उससे क्या साइज हुआ, फिर क्या साइज हुआ, इस तरह से हमारे शॉर्ट होते चले गए हमारे। और आज के टाइम पे इतने शॉर्ट हो गए कंप्यूटर कि हम नॉर्मली बैग में रख के चल देते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ है यहाँ पे, कुछ इसको एग्जाम्पल भी है। इंटेल 404, इसमें मोस्टली आपको एग्जाम्पल याद करने की नीड नहीं है।
बस आप एक भी यूज़ कर लें, याद कर लेंगे एग्जाम में लिखने के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। पहला माइक्रो प्रोसेसर और पहला पर्सनल कंप्यूटर, ये हमारा IBM PC बना हुआ, और एप्पल का जो हमारा पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसे GUI था, ये था इसका। ठीक है, देखो कुछ सीमाएं थी, तेजी से बढ़ती टेक्निक के कारण इन कंप्यूटर का विकास और बेहतर हो सकता था। हालांकि आम उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गए, मतलब जो नॉर्मल यूजर है उनके लिए बहुत ही आसान हो गए इन्हें यूज़ करना, तो इसका विकास और भी आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया 4th जनरेशन के अंतर्गत, और यहाँ पे जो हमारा 5th जनरेशन है, यहाँ पे आपका आ चुका है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो 5th जनरेशन जो हमारे करंट है और इस टाइम पे फ्यूचर भी इसकी का है पूरा पूरा, इसके अंतर्गत हमारे 5th जनरेशन के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग शुरू हुआ अब कंप्यूटर के अंतर्गत, जिससे कंप्यूटर अब सोच मतलब खुद ही काम करने लग जाएगा। अब अभी कुछ इंस्ट्रक्शन हम देते थे और कुछ डिवाइसेस की हेल्प से, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या हो, जैसे अलार्म आप कुछ सेट कर देते हैं और उस टाइम पे बजने लग जाता है, समझ पा रहे हैं ना। और कुछ अभी आप AI का तो आप लोग देख ही रहे हैं इस टाइम पे कि आपको फ़ोन से कुछ बटन भी प्रेस करने की नीड नहीं है, बस आप बोल देंगे तब भी हो जाएगा कोई काम, है ना। तो इस तरह से इसकी जो जनरेशन के अकॉर्डिंग जो भी इसमें इंक्रीमेंट होता जा रहा है, इसमें मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होकर अब डिवाइसेज जो बनने लग गए, जो अपने से काम को कर सकते हैं, अपने से इनके अंदर सोचने की क्षमता आ जाएगी। तो ये हमारी करंट जनरेशन है, इसके अंतर्गत यही सारे वर्क हो रहे हैं, जिसका किसके अंतर्गत आ रहे हैं, 5th जनरेशन के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है ना, इसे हम क्वांटम कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं। क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये हमारी 5th जनरेशन हो गई, और यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, IBM बॉस्टम AI आधारित सुपर कंप्यूटर हो गया, और यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर का उदाहरण हो गया, और AI आधारित वॉइस असिस्टेंट। तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट भी आप लोग देखते होंगे, उसे कुछ भी बोल देंगे तो वो काम कर देता है तुरंत। तो ये हमारे पूरे पूरे जनरेशन थे कंप्यूटर के, हम लोगों ने पूरा समझा कि जो हमारे कंप्यूटर की जनरेशन है कितनी है, 5 जनरेशन हो गई टोटल। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लास्ट हमारा 5th जो है लास्ट चल रहा है। इनका अपना एक यूज है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें ये सारी चीज़ याद नहीं हो रही, हम कैसे ही याद करेंगे, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि इसे एक शॉर्ट फॉर्म में भी हम याद कर सकते हैं। ये पहली पीढ़ी कंप्यूटर, मुख्य घटक इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, फिर इसका आकार बहुत बड़े थे, गति इसकी स्लो थी, बिजली की खपत बहुत अधिक थी, प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज जो यूज़ होती थी बेसिक यूज़ होने लगी, और यहाँ पे उदाहरण जो है एनियाक और यूनिवैक, ये हमारे पहले जनरेशन के अंतर्गत आ गए। सेकंड जनरेशन पे आप लोग देखेंगे, मैंने शॉर्ट कर दिया, आप लोग बहुत ही आसानी से नोट्स बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। मुख्य घटक यहाँ पे क्या हुए, ट्रांजिस्टर की यूज किए, फिर हम आकार में छोटे हो गए इसकी अपेक्षा, गति तेज हो गई, बिजली खपत इसमें थोड़ी सी कम हुई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो गई, कोबोल और फॉर्ट्रान यूज हुई, उदाहरण के लिए IBM 7090 और CDS 1604, ये हमारे सेकंड जनरेशन के अंतर्गत आ गए। तीसरी पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में मुख्य घटक क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, आकार में और छोटा हो गया, गति तेज हो गई थोड़ी सी, बिजली खपत थोड़ा सा और कम हो गई, प्रोग्रामिंग में उच्च हाई लेवल लैंग्वेज की यूज होने लग गया, और उदाहरण पे IBM 30 और DEC PT P8, तो ये यूज हुआ। और चौथी जनरेशन पे हमारा क्या हुआ, मुख्य घटक माइक्रो प्रोसेसर का हम लोगों ने यूज़ किया, बहुत छोटा हुआ पर्सनल कंप्यूटर, गति बहुत तेज हुई, बिजली की खपत थोड़ा और कम हो गई, प्रोग्रामिंग में हम लोग GUI आधारित सिस्टम और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लगे, उच्च स्तरीय भाषा, उदाहरण के लिए हमारे पास इंटेल 4004 और IBM PC आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5th है, यहाँ पे 5वीं पीढ़ी के जो हमारे कंप्यूटर आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित हो गए, और मुख्य घटक यहाँ पे AI क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, आकार में छोटे स्मार्ट डिवाइस हो गए, अत्यधिक तेज हो गए, और बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और क्वांटम एल्गोरिथम का यूज़ होने लग गया, और इसमें जो उदाहरण है वो IBM वेटसॉन और गूगल क्वांटम कंप्यूटर पूरा यूज होने लगे। ये टोटल यहाँ पे पूरी जनरेशन हो गई। अब इससे शॉर्ट में भी आपको चाहिए नहीं सर ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, इससे शॉर्ट में और दीजिए कि हम थोड़ा सा नोट्स अच्छे से बना सकें, तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। कि पूरी एक टेबल आप लोग बना सकते हैं, सब कुछ पूरी थ्योरी छोड़िए, एक टेबल आप लोग बना लीजिए, इसमें यहाँ पे पूरी जनरेशन है, यहाँ पे ये सारी नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी यहाँ पे जनरेशन है लेफ्ट साइड में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें मुख्य जो घटक है, मुख्य मतलब मेन कंपोनेंट है, कौन कौन से यूज किया, वैक्यूम ट्यूब को पहले जनरेशन में यूज हुआ, फिर ट्रांजिस्टर यूज हुआ, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हुआ, AI क्वांटम कंप्यूटर। साइज के अकॉर्डिंग इन सबका साइज यहाँ पे मेंशन है, बहुत बड़ा होता था, छोटा और छोटा, बहुत छोटा स्मार्ट डिवाइस। फिर यहाँ पे इसकी जो गति होती थी वो धीमी थी, तेज थी, तेज विश्वसनीय, बहुत तेज, अत्यधिक तेज। बिजली खपत बहुत अधिक, कम कम कम, बहुत कम। मशीन लैंग्वेज
किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में क्या यूज है, सारा यहाँ पे मेंशन है। एक छोटा टेबल आपको बनाना है, इस तरह से प्रेजेंट कर देना सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे आज के इस लेक्चर में पूरा जनरेशन वाइज हमने पूरा समझा, और बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हम लोगों ने समझा किस तरह से वर्क होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सारा आपको टॉपिक समझ में आए होंगे, थोड़ा सा लगा होगा कि आज हमने कुछ सीखा है ना। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीज़ें सीखी हैं, और अभी भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में आप लोग इसे बता सकते हैं कि हमें सर इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर पे और भी सुधार करेंगे। और जब तक आप लोग बताएंगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा ना कहाँ पे क्या कमी आ रही है। तो ये ज़रूर बताएं, और अपने और भी अदर 2 फ्रेंड्स हैं उन्हें सारी चीज़ें बताएं कि यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे वे में पढ़ रहे हैं। कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है नोट्स के बारे में, या फिर अदर जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो जो भी यहाँ पे नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है अपने इंस्टीट्यूट का, आप एक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर उन्हें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो यहाँ पे भी आप लोग इसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे इसे, और इसके नोट्स आप लोग बनाते रहिए। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, फिर जो भी जहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।